नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष थपलियाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वी ट्रैक फाइनेंशियल प्लानर्स। रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज़ में इंट्रोडक्शन के बाद ये 5वां वीडियो है और आज इसका फर्स्ट पार्ट है। और आज का टॉपिक है रिटायरमेंट कॉर्पस से एन्युटी कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी बरसों की तपस्या से रिटायरमेंट कॉर्पस बना तो लिया, पर अब सबसे बड़ी चुनौती आप सबके सामने ये है कि आखिर इस रिटायरमेंट कॉर्पस से पेंशन कैसे ली जाए। क्योंकि आपको पेंशन कोई 1-2 साल के लिए नहीं चाहिए, आपको पेंशन पूरे 25 से 30 साल के लिए चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो इस टॉपिक से काफ़ी रेलेवेंट है। दोस्तों, मेरे लेट फादर जब आर्मी से रिटायर हुए तो रिटायर होने के कुछ ही समय बाद वो काफ़ी बीमार पड़ गए और इस वजह से उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसा खर्च हुआ और उससे हमारा जो मंथली बजट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। मुझे याद है कि उस वक्त मेरे फादर को 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलती थी। ये बात है 94 की, और वो हर महीने बैंक से 10,000 रुपये विड्रॉ करते थे। इसी बीच उनकी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई कि वो अकेले बैंक भी नहीं जा सकते थे, तो उनके साथ बैंक मैं जाया करता था। एक बार मैंने देखा कि जब वो बैंक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर काफ़ी उदासी थी और मुझे वो काफ़ी अखर रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि पापा, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये जो जमा पैसा होता है ना, ये कभी बढ़ता नहीं है, ये हमेशा घटता है। और ये कह कर के वो चुप हो गई। उस दिन मुझे वो बात न तो पूरी तरीके से समझ में आई और न ही मैं उससे कन्विंस था। फिर भी क्योंकि वो इतने बीमार थे तो मैंने आर्ग्यू करना सही नहीं समझा और हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद मैं काफ़ी साल तक ये सोचता रहा कि यार, बैंक में जो हम पैसा डिपॉज़िट करते हैं उस पे तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, तो वो पैसा कम कैसे होता है, वो पैसा तो बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर में आया और मैंने यहाँ पर कुछ साल काम किया तो तब मुझे पता लगा कि अगर आपने कोई अमाउंट यहाँ पर डिपॉज़िट किया हुआ है और अगर आप उससे हर महीने अगर पैसा निकालते हो तो आपका जो विड्रॉवल रेट है और जो इन्फ्लेशन है, अगर उन दोनों को मिला करके जो भी रेट बनता है, अगर वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है, तभी आपका पैसा लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाते हुए और आज के टॉपिक से इसको कोरिलेट करते हुए मैं ये कहूँगा कि हर वो आदमी जो आज रिटायर हो रहा है और जिसके पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस है, उसके कुछ जेन्युइन कंसर्न होते हैं, जिसमें से कि मैंने 3 कंसर्न को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है और इन्हीं 3 कंसर्न को मैं इस वीडियो और आने वाले वीडियो में एड्रेस करूँगा। तो इसमें सबसे पहला कंसर्न उस व्यक्ति का ये होता है कि उसका जो प्रिंसिपल है वो सेफ़ रहे। दूसरा जो उसका कंसर्न है वो ये होता है कि उसको जब भी कोई अमाउंट की ज़रूरत हो विड्रॉ करने की, तो वो उस अमाउंट को ईज़िली विड्रॉ कर सके। और उसके अलावा तीसरा उसका कंसर्न ये होता है कि उसका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है या उसका जो फ़ंड है वो पूरे 25 से 30 साल जो भी उसका रिटायरमेंट टेन्योर है उस तक लास्ट करे, यानी कि वो पहले ख़त्म ना हो जाए। तो दोस्तों, इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम एड्रेस करेंगे अपने 3 स्टेप प्रोसेस से। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है इमरजेंसी फ़ंड, दूसरा है बैलेंस फ़ंड और तीसरा है ग्रोथ फ़ंड। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहला हमारा स्टेप है इमरजेंसी फ़ंड का, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम इमरजेंसी फ़ंड के बारे में बात करते हैं। तो इमरजेंसी होती क्या है दोस्तों? इमरजेंसी वो कोई भी इवेंट हो सकती है, नंबर 1 जो अचानक हो जाए, नंबर 2 जिसके बारे में हम पहले से प्लान न कर सकें या जिसके बारे में हमको पहले से मालूम ना हो, और नंबर 3 जिसके होने से हमको डिफ़िकल्टी हो जाए, और नंबर 4 जिसका कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे आ सकती है।
ये आ सकती हैं अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए, अचानक आपको बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए जिससे आपका जो मंथली कैश फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये आ सकती है अगर अचानक आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये आ सकती है अगर आपको अचानक हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ जाए। ये आ सकती है अगर अचानक आपको कोई अनावश्यक यात्रा करनी पड़ जाए। अब इसमें तीसरी बात ये है कि आखिर इमरजेंसी फ़ंड का साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड का जो साइज़ है यूँ तो वो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि इसमें प्रोफ़ाइल ऑफ द पर्सन जो है वो बहुत मायने रखता है। तो इमरजेंसी फ़ंड का जो साइज़ होता है वो 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक के बीच में होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर किसी आदमी की जॉब बहुत ही सिक्योर है, से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके लिए 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड सफिशिएंट है। जैसे अगर उसकी मंथली सैलरी 50,000 है तो उसका जो इमरजेंसी फ़ंड का साइज़ होगा वो लगभग 1.5 लाख रुपए होगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो उसके लिए 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड सफिशिएंट होना चाहिए। से अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उसका साइज़ ऑफ इमरजेंसी फ़ंड 3 लाख रुपए होना चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनकी जॉब जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, या जिनका जो बिज़नेस होता है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए इमरजेंसी फ़ंड का साइज़ 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक का हो सकता है। इसमें एक कैटेगरी वो भी आती है जो लोग जॉब तो करते हैं मगर उनकी सैलरी का जो एक कंपोनेंट होता है जिसको फ़िक्स कंपोनेंट बोलते हैं वो बहुत कम होता है और वेरिएबल कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरह के लोगों का इमरजेंसी फ़ंड का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, लगभग 9 महीने से लेकर के 1 साल तक का। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न उठता है कि ये जो इमरजेंसी फ़ंड है आखिर इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इमरजेंसी फ़ंड क्योंकि हमको इमरजेंसी में चाहिए होता है तो वहाँ पर सेफ्टी भी चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट करें, और अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बैंक के ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको रिटर्न्स जो हैं वो एफडी के नज़दीक हों और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सेविंग अकाउंट की मिले। और आजकल बैंक्स में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी तरह के वीडियो मैं नए टॉपिक पर आगे भी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।